नमस्कार, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल डायोम पर। इस चैनल के माध्यम से आज मैं आपको आईपीसी की धाराओं के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैं 100 धाराओं के बारे में बता चुका हूं। आज मैं 101वीं धारा से स्टार्ट करूंगा। यहां से स्टार्ट करूंगा। ये जो धारा 100 है उसको मैं पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जो चैनल की वीडियो लिस्ट है उसमें जाके ज़रूर देख लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। धारा 100 में है शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है, ये बताया था मैंने। धारा 101 में क्या है, कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता है। धारा 102 में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना है। धारा 103 में कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होता है, इसके बारे में है। धारा 104 में ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का कब होता है, इसके बारे में है। धारा 106 में घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने का जोखिम है। आते हैं अध्याय 5 पे, दुष्प्रेरण के विषय में। धारा 107 में किस बात का दुष्प्रेरण है। दुष्प्रेरण मतलब उसका परिणाम है वो कुछ दूसरा है। 108 में है दुष्प्रेरक क्या होते हैं, उसके बारे में बताया गया है। धारा 108 ए में भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण क्या है, उसके बारे में बताया गया है। धारा 109 में दुष्प्रेरण का दंड, यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए और जहाँ की उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्ति उपपन्न नहीं है। धारा 110 में दुष्प्रेरण का दंड, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है तो उसके बारे में बताया गया है। धारा 111 में दुष्प्रेरक का दायित्व, जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है। धारा 111 में दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए अगणित दंड से दंडनीय है, इसके बारे में बताया गया है। धारा 113 में दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशयित से भिन्न हो, उसके बारे में बताया गया है। धारा 114 में अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति के बारे में बताया गया है। 115 में मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण, यदि अपराध नहीं किया जाता है तब क्या होता है, उसके बारे में बताया गया है। धारा 116 में कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण, यदि अपराध न किया जाए तो उसके बारे में है। धारा 117 में लोक साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण के बारे में है। धारा 118 में मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना है, इसके बारे में बताया गया। धारा 119 में किसी ऐसे अपराध के लिए किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना, इसका निवारण करना उसका कर्तव्य है, के बारे में है। धारा 120 में कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना है। धारा अध्याय 5 ए पे आते हैं, आपराधिक षड्यंत्र क्या होते हैं। आपराधिक षड्यंत्र मतलब कोई भी मुजरिम अपराध करता नहीं है लेकिन वो उसका मास्टरमाइंड है, वही गेम बनाता है कैसे अपराध करना है, कहाँ कौन सी चीज़ें कहाँ पे क्या करनी है, सारी बातें को बताता है, तो उसी को बोलते हैं आपराधिक षड्यंत्र। तो पहली धारा है धारा 120 ए, इसमें आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा के बारे में बताया गया है। और धारा 120 में आपराधिक षड्यंत्र का दंड दिया जाता है, दंड के बारे में बताया गया है। अध्याय 6 में राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में बताया गया है। धारा 121 में भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने या करने का प्रयास करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करने के बारे में बताया गया। धारा 121 ए में धारा 121 द्वारा दंडनीय अपराधों को करने का षड्यंत्र के बारे में है। धारा 122 में भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना के विषय में है। धारा 122 जैसे जो संजय दत्त थे उनके खिलाफ ये धारा लगी थी, जिन्होंने जो है सामान रखे थे, अवैध सामान रखे थे। धारा 103 1, 2, 3 जिससे कह सकते हैं युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने के आशय से छिपाना। धारा 124 किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति राज्यपाल आदि पर हमला करना, इसके बारे में बताया। धारा 124 ए में राज्यद्रोह
ये राष्ट्रद्रोह नहीं है, राज्यद्रोह के बारे में बताया गया है। 125 में भारत सरकार से मैत्री संबंध के बारे में बताया गया है। मैत्री संबंध रखने वाली किसी एक शक्ति के विरुद्ध युद्ध करना के बारे में है। धारा 126 में भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाली शक्ति के क्षेत्र राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना, इसके बारे में बताया गया है। धारा 127 में धारा 125 और 126 में वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई संपत्ति प्राप्त करना, इसके बारे में है। धारा 128 में लोक सेवक का स्वेच्छा या राजकैदी या युद्ध कैदी को निकल भागने देना के बारे में है। धारा 129 में उपेक्षा से लोक सेवक का ऐसे कैदी का निकल भागना सहन करना, इसके बारे में बताया गया है। 130 में ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या संशय देना के बारे में है। अध्याय 7 पे आते हैं। इसमें आर्मी, सेना जिसे कहते हैं, नौसेना, नेवी और एयरफोर्स, वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में बात बताया गया। धारा 136 में विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना के बारे में है। धारा 132 में विद्रोह का दुष्प्रेरण यदि उसके परिणाम स्वरूप विद्रोह किया जाए तो उसके बारे में है। धारा 133 में सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ अफसर पर, जबकि वह ऑफिसर अपने पद निष्पादन में हो, हमले का दुष्प्रेरण के बारे में है। धारा 134 में ऐसे हमले का दुष्प्रेरण यदि हमला किया जाए तो उसके बारे में है। धारा 135 में सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अभित्यजन का दुष्प्रेरण है, इसके बारे में है। धारा 136 में अपत्याजक का संशय देना मतलब सहायता करना, उसके बारे में है। मास्टर की अपेक्षा से किसी वाणिज्यिक जलयान पर छुपा हुआ अभित्याजक के बारे में बताया गया है। धारा 138 में सैनिक या नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण के बारे में है। धारा 138 में पूर्वोक्त धाराओं का भारतीय समुद्री सेवा को लागू होना। 139 में कुछ अधिनियमों के अत्याधीन व्यक्ति। धारा 140 में सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक के बारे में बताया गया है। पहनना या टोकन धारण करने के बारे में बताया गया है। अध्याय 8 पे आते हैं। लोक प्रशांत के विरुद्ध अपराधों के विषय में बताया गया। धारा 141 विधि विरुद्ध जमाव, मतलब नियम कानून के हिसाब से जमाव नहीं हुआ है, वहाँ पे जो पुलिस स्टेशन होते हैं उनके यहाँ से कोई आदेश नहीं लिया गया है, तो ये जो है विधि विरुद्ध जमाव होता है। जैसे आंदोलन कोई स्टार्ट होता है या फिर किसी कार्य का बहिष्कार होता है, तो वो अगर पुलिस से या फिर कानूनी सहायता नहीं ली गई है तो वो विधि विरुद्ध जमाव होता है। 142 में विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना। 143 में दंड के बारे में बताया गया। विधि विरुद्ध जमाव के जो दंड होता है उसके बारे में बताया गया है। 144 घातक आयोग से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना, या फिर धारा 144 वहाँ पे लगती है जब जैसे इस समय लॉकडाउन चल रहा है तो लोग इकट्ठे ना हो, 4-5 लोग इकट्ठे ना हो, या फिर चुनाव के मौसम में या फिर कोई भी अपहानि होने की आशंका हो तो उस समय धारा 144 लगाई जाती है। धारा 145 में किसी विधि विरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि उसके बिखर जाने का समादेश दिया गया है, सम्मिलित होना या उसमें बना रहना के बारे में है। धारा 146 में बलवा करना, बलवा मतलब जो अस्त्र शस्त्र होते हैं उनके साथ किसी को मारना पीटना, तो वो बलवा होता है। बलवा करने के लिए दंड के बारे में 147 में बताया गया। घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा करना 148 में बताया गया। बलवा मतलब किसी के घर पे अटैक करना बिना बताए हुए। धारा 149 विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य समान उद्देश्य को अग्रसर करने में किए गए अपराध का दोषी, इसके बारे में। धारा 150 में विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित करने के लिए व्यक्तियों का भाड़े पर लेना या भाड़े पर लेने के प्रति मौना अनुकूलता। धारा 151 5 या अधिक व्यक्तियों के जमाव को बिखर जाने का समादेश दिए जाने के पश्चात उसमें जानते हुए सम्मिलित होना या बने रहना के बारे में बताया गया है। 152 में लोक सेवक जब बलवे इत्यादि को दबा रहा हो तब उसमें उस पर हमला करना या उसे बाधित करना, इसके बारे में है। तो धारा 152 अभी जो लाल किला 26 जनवरी को जो लाल किले पे वो अटैक हुआ था उसमें तो कुछ जो षड्यंत्रकारी थे, जो किसान जिसको हम नहीं कह सकते हैं, उन्होंने पुलिस वालों पर या फिर जो लोक सेवक हैं उन पर हमला किया था, तो उनके विरुद्ध धारा 152 लगी थी। धारा 153 में बलवा करने के आशय से स्वैरिता से प्रकोपन देना के बारे में। धारा 153 में धर्म, मूल वंश, भाषा, जन्म स्थान, निवास स्थान इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच सत्ता का संप्रवर्तन और संवाद बने रहने पर प्रतिकूल के बारे में है। प्रभाव डालने वाले कार्य करना
इसके बारे में ही बताया गया है धारा 153A में। 153B में राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, प्रख्यान आदि के बारे में बताया गया है। धारा 154 में उस भूमि का स्वामी या अधिभोगी जिस पर विधि विरुद्ध जमाव किया गया है उसके बारे में है। धारा 155 में उस व्यक्ति का दायित्व जिसके फायदे के लिए बलवा किया जाता है। धारा 156 उस स्वामी या अधिभोगी के लिए अभिकर्ता का दायित्व जिसके फायदे के लिए बलवा किया जाता है। धारा 157 विधि विरुद्ध जमाव के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्तियों को संश्रय देना है। धारा 158 विधि विरुद्ध जमाव या बलवे में भाग लेने के लिए भाड़े पर जाना, इसके बारे में 158 में बताया गया। धारा 159 में दंगा के बारे में बताया गया है। 160 में दंगा करने के लिए दंड सजा मिलती है उसके बारे में। अध्याय 9 लोक सेवकों द्वारा उनसे संबंधित अपराधों के विषय में। धारा 161 से 165A में लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में के बारे में बताया गया। 166 में लोक सेवक जो किसी व्यक्ति को कारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है उसके बारे में बताया गया। धारा 166A में कानून के तहत महीने, दिशा, अवहेलना, लोक सेवा आदि के बारे में बताया गया। धारा 166B में अस्पताल द्वारा शिकार की गैर उपचार के बारे में बताया गया। 167 में लोक सेवक जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है उसके बारे में बताया गया है। 168 में धारा 168 में लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप में व्यापार में लगता है उसके बारे में बताया गया है। धारा 169 में लोक सेवक जो विधि विरुद्ध से संपत्ति क्रय करता है उसके लिए बोली लगता है, इसके बारे में 169 धारा में बताया गया है। धारा 170 में लोक सेवक का प्रतिरूपण क्या होता है उसके बारे में बताया। धारा 171 में कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन को धारण करना, मतलब जैसे टीटी वगैरह बन जाते हैं या फिर नकली पुलिस बन जाते हैं और लोगों से वसूली करते हैं तो उनके विरुद्ध धारा 171 लगती है। अगले है अध्याय 9A में निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में। धारा 171A में अभ्यर्थी निर्वाचन अधिकार परिभाषित के बारे में बताया गया है। धारा 171B में रिश्वत जिसे घूस कहते हैं उसके बारे में बताया गया। धारा 171C में निर्वाचनों में असम्यक असर डालना के बारे में बताया गया। 171D में निर्वाचनों में प्रतिरूपण के बारे में बताया गया। धारा 171E में रिश्वत के लिए दंड के बारे में बताया गया है। धारा 171F में निर्वाचनों में असमयक असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दंड के बारे में बताया गया है। धारा 171G में निर्वाचन के लिए सिलसिले में मिथ्या कथन के बारे में बताया गया है। 171H में निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय के बारे में बताया गया है। धारा 171I में निर्वाचन लेखा रखने में असफलता के बारे में बताया गया है। लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में बताया गया है। 172 समनों की तामील या अन्य कार्रवाई से बचने के लिए फरार हो जाना के बारे में बताया है। 173 में समन की तामील का या अन्य कार्रवाई का या उसके प्रकाशन का निवारण करना उसके बारे में बताया गया है। धारा 174 में लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर हाजिर रहना के बारे में है। धारा 175 दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए वैध रूप से अबद्ध व्यक्ति का लोक सेवक को दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने का लोभ, इसके बारे में बताया गया। धारा 176 सूचना या इत्तिला देने के लिए वैध रूप से अबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या इत्तिला देने का लोभ, इसके बारे में बताया गया। धारा 177 में मिथ्या इत्तिला देना, झूठी गवाही जिसको कहते हैं, उसके बारे में बताया गया। धारा 178 में शपथ या प्रतिज्ञान से इनकार करना जबकि लोक सेवक द्वारा वह वैसा करने के लिए सम्यक रूप से अपेक्षित किया जाए के बारे में है। धारा 179 में प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक का उत्तर देने से इनकार करना के बारे में। धारा 180 कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना, इसके बारे में। धारा 181 शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक के या व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान पर मिथ्या कथन, इसके बारे में बताया गया। धारा 182 में इस आशय से मिथ्या इत्तिला देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षत करने के लिए करे, ऐसा धारा 181 में बताया। धारा 82 में बताया गया। धारा 182 में बताया। धारा 183 में लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति लिए जाने का प्रतिरोध के बारे में बताया गया। धारा 184 में लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्तावित की गई संपत्ति के विक्रय में बाधित उपस्थित करना के बारे में बताया गया। धारा 185 लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्तावित की गई संपत्ति का अवैध क्रय या उसके लिए अवैध बोली लगाना के बारे में। धारा 186 लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना, इसके बारे में बताया गया। धारा 187 लोक सेवक की सहायता करने का लोभ जबकि सहायता देने के लिए भी द्वारा आबद्ध हो, इसके बारे में बताया गया। धारा 188 लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा, इसके बारे में। धारा 189 लोक सेवक को क्षति करने की धमकी, इसके बारे में बताया गया। 190 लोक सेवक संरक्षा के लिए आवेदन करने से विरत रहने के लिए
किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए छत की धमकी, इसके बारे में बताया गया। अध्याय 11 मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में बताया गया अध्याय 11 में। तो इसमें धाराएं हैं। धारा 191 मिथ्या साक्ष्य देना, झूठे जो साक्ष्य मतलब जो क्या कहते हैं, जो साक्ष्य देना, उनके बारे में है। धारा 192 मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, उनके बारे में है। धारा 193 मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड के बारे में बताया गया। धारा 194 मिथ्या से दंडनीय अपराध के लिए, मिथ्या प्रूफ जिसको कहते हैं कि आपके पास क्या प्रूफ है, उसके बारे में गलत सूचना देना, मतलब गलत सबूत पेश करना, उसके बारे में बताया गया है। 194 मिथ्या से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना, इसके बारे में है। 195 आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना, इसके बारे में है। धारा 196 उस साक्ष्य को कम में लाना है जिसका मिथ्या होना ज्ञात है, उसके बारे में है। 197 में मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना के बारे में है। धारा 198 में प्रमाण पत्र को जिसका मिथ्या ज्ञान होना ज्ञात है, सच्चे के रूप में काम में लाना, इसके बारे में। धारा 199 में ऐसी घोषणा जो साक्ष्य के रूप में द्वारा ली जा सके, किया गया मिथ्या कथन, इसके बारे में। धारा 200 में ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए सच्चे रूप में काम में लाना। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आगे जो 300 धाराएं हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड करके मैं बताऊंगा। आशा करता हूँ पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।